हेलो स्टूडेंट। आज हम इंटरमीडिएट समाजशास्त्र में जो पाठ है एक भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, इसके अंतर्गत एक टॉपिक आता है जनसंख्या की सामान्य अवधारणा। तो इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे देश में जनगणना है, जनसंख्या की गणना है, यह बहुत ही पुराने समय से होती रही है। हमारे देश की जो पहली जनगणना है वह सन 1872 में हुई थी और उसके बाद अभी जो आखिरी जनगणना थी वह 2011 में संपन्न हुई। और तो इसमें जो 140 वर्ष में जो जनगणनाएं हुई, उन जनगणनाओं में वृद्धि दरें अलग अलग रहीं और कई परिवर्तन देखने को मिले। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के लिए जनगणना में जिन प्रमुख बातों का अध्ययन किया जाता है उनके बारे में हम लोग इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम लोग जन्म दर। जन्म दर क्या कहलाती है? तो प्रत्येक 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले लोगों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। और इसी तरह मृत्यु दर, तो मृत्यु दर भी प्रत्येक 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। हमारे देश में समय समय पर जन्म दर और मृत्यु दर में परिवर्तन होता रहा है, क्योंकि जो भारतीय जनगणना की अवस्थाएं हैं वह इस तरह से रही। पहली अवस्था 1872 से 1921 के बीच की रही। इसमें बहुत धीमी गति से वृद्धि हुई, क्योंकि बीच में कई प्रकार की महामारियां आदि फैली, युद्ध वगैरह हुए, तो जिसकी वजह से जनसंख्या की वृद्धि दर धीमी रही। उसके बाद द्वितीय अवस्था 1921 से 51 के बीच रही। तो 1921 से 1951 के बीच में जनसंख्या की स्थिति लगभग स्थिर रही, लेकिन सन 1951 के बाद से जो स्थिति बनी उसमें तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इसके बाद तो ये जन्म दर और मृत्यु दर, तो 2010 के आंकड़ों के अनुसार अगर देखें तो हमारे देश की जन्म दर लगभग 22.1% है, यानी कि करीब 1000 जनसंख्या पर प्रति वर्ष लगभग 22 लोग बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो है हमारे उत्तर प्रदेश की अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में जन्म दर 28.3% है। तीसरी चीज है इसमें लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है? तो जो जनगणना होती है, जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से जो 1000 पुरुष हैं अगर, तो उसके हिसाब से स्त्रियां कितनी हैं, इसके अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। हमारे देश में 2011 की जनगणना के हिसाब से लिंगानुपात 1000 यदि पुरुष हैं तो महिलाएं 940 हैं। अगर राज्य के अनुसार हम देखें तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल राज्य का है। केरल राज्य में 1000 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या 1084 है। और जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 906, यानी अगर पुरुष 1000 हैं तो महिलाओं की संख्या 906 है। और संपूर्ण भारत के यदि देखें तो अगर पुरुषों की संख्या 1000 है तो संपूर्ण भारत के हिसाब से महिलाओं की संख्या 940 है। तो ये सब जनगणना के जो आंकड़े हैं ये 2011 के अनुसार हैं, जो कि हम इसमें बता रहे हैं। इसके बाद लिंगानुपात के बाद है साक्षरता। तो साक्षरता में 7 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों का देखा जाता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो हमारे भारत देश में साक्षरता पहले बहुत कम थी, लेकिन समय के अनुसार साक्षरता में वृद्धि हुई है। और जो नई नई जनगणनाएं हो रही हैं, आगे होती जा रही हैं, उसमें साक्षरता दर बढ़ती जा रही है। फिर भी साक्षरता अभी हमारे देश में बहुत कम है। तो जो 2011 की जनगणना हुई, 2011 की जनगणना में यदि पूरे भारत देश की कुल साक्षरता देखी जाए तो वह 74.04% है। और यदि पुरुष महिलाओं में अलग अलग देखी जाए तो पुरुष साक्षरता दर 82.14 है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 है।
इसके बाद साक्षरता में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य केरल और सबसे कम बिहार को माना गया है। इसके बाद साक्षरता के बाद है जनघनत्व। जनघनत्व में ये देखा जाता है कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं। तो हमारे देश का जो क्षेत्रफल है, भारत देश का क्षेत्रफल वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसकी जनसंख्या के हिसाब से अगर हम इसका घनत्व निकालें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका घनत्व है, यानी एक वर्ग किलोमीटर में हमारे देश में 382 व्यक्ति होते हैं। तो ये हमारे देश का जनघनत्व है। इसके बाद प्राकृतिक वृद्धि दर। तो हमारी जो यहाँ पर जन्म दर है वो मृत्यु दर है। तो जन्म लेने वालों से मृत्यु दर वालों को हटा देने के बाद जो जितनी भी वृद्धि हो रही है वो प्राकृतिक वृद्धि दर के अंतर्गत आती है। इसके बाद आयु संरचना। तो हमारे यहाँ पर आयु की संरचना के 3 ग्रुप बनाए गए हैं, जिनमें पहला है शिशु, दूसरा युवा और तीसरा पराश्रित। यानी शिशु जो बच्चे हैं, युवा जो मध्यम उम्र के हैं और पराश्रित यानी जो वृद्ध हो चुके हैं। तो इस तरह से आयु संरचना में 3 ग्रुप बनाए गए हैं। प्रजनन दर में जो जन्म देने वाली माताएं होती हैं उनकी संख्या का हिसाब लगाया जाता है। ये 15 से 50 वर्ष की आयु की महिलाएं जो बच्चों को जन्म दे रही हैं उनकी संख्या प्रजनन दर में आती है। शिशु मृत्यु दर। हमारे देश में कई क्षेत्र अभी भी इतने पिछड़े हुए हैं, कई लोग अभी भी इतने पिछड़े हुए क्षेत्रों में रहते हैं कि जहां पर उन्हें समय पर इलाज, चिकित्सा सुविधाएं आदि नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से प्रतिवर्ष हमारे देश में कई महिलाएं बच्चों को जन्म देते समय मौत के मुंह में चली जाती हैं, या फिर समय पर इलाज न मिलने के कारण कई बच्चे भी समय से पहले ही मर जाते हैं। तो इसमें इसको जो बच्चों की मृत्यु हो जाती है उसके लिए शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। और अगली चीज है इसमें पराश्रितता अनुपात। पराश्रितता अनुपात का मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों की संख्या जो कार्यशील लोगों पर आश्रित हैं, वो पराश्रितता अनुपात से देखा जाता है, क्योंकि प्रत्येक देश में 2 प्रकार के लोग तो जरूर होते हैं। कुछ कार्यशील होते हैं और कुछ पराश्रित होते हैं जो दूसरों पर आश्रित होते हैं। तो जब किसी देश में पराश्रित लोगों की संख्या दूसरों पर आश्रित रहने वालों की संख्या कम हो और कार्य करने वालों की संख्या ज्यादा हो तो उसे जनसांख्यिकीय लाभांश कहा जाता है। और जब पराश्रित लोग ज्यादा हो, काम का कार्यशील लोग कम हो तो उसके लिए जनसांख्यिकीय हानि कहेंगे। इसके बाद सकारात्मकता। यदि देश समृद्धि की अवस्था में है तो इसके लिए इसकी सकारात्मकता कहते हैं। इस तरह से इन विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत जनगणना की जाती है और इसी के हिसाब से जनसंख्या के आंकड़े बनाए जाते हैं। अब इसमें एक और चीज है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। तो जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें ग्रामीण जनसंख्या के अंतर्गत गिना जाता है, और जो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम यानी बड़े बड़े शहरों में रहते हैं उनके लिए शहरी जनसंख्या में गिना जाता है। हमारे देश में जो है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत ज्यादा है और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कम है। अब आखिरी में इसमें है भारत की जनसंख्या नीति। तो हमारे देश में सन 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें इसकी शुरुआत की गई और इसके अनुसार जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया, जन्म निरोधक पद्धतियों का विकास किया गया। और इसमें इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई आपातकाल की अवधि जो 1975 से 1977 तक थी, इसमें सभी मौलिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस पर सेंसर लगा दिया गया, बगैर किसी ट्रायल के किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। और जनसंख्या पर नियंत्रण करने हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी के द्वारा बृहत पैमाने पर वंध्याकरण कार्यक्रम भी चलाया गया था। इसके अंतर्गत बड़े ही अनियमित तरीके से महिलाओं की नसबंदी की गई, नलबंदी की गई और पुरुषों की नसबंदी की गई। इसके बाद इस कार्यक्रम का नाम बदला गया और नाम बदल करके राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम रख दिया गया।
अब इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हीं लोगों का वंध्याकरण किया जाता है जो इसके लिए तैयार हो, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाती है। इसके लिए उनके हस्ताक्षर भी अनिवार्य किए गए हैं। तो इस तरह से यह जनसंख्या नीति थी और यह जनसंख्या जनगणना और जनसंख्या से संबंधित प्रमुख बातें थी, जनसंख्या की अवधारणा से संबंधित प्रमुख तथ्य थे। इससे के साथ यह टॉपिक समाप्त होता है। अगला टॉपिक अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।